हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान पर। मैं AK कुशवाहा सर आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन को हम जानेंगे कि संसाधन आखिर होता क्या है। तो संसाधन का इंग्लिश वर्ड है रिसोर्स, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है पुनः, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि प्राकृतिक स्रोत से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना जो होता है संसाधन कहलाता है। यानी इसका जो डिफिनेशन है कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहा जाता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मृदा, आवास, खाद्य पदार्थ इत्यादि, ये सब जो है संसाधन कहलाएगा। बात करें हम संसाधन, तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, जल, खनिज, वन्यजीव इत्यादि, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो वैसे संसाधन जो मानवों के द्वारा निर्माण किया जाता है, यानी वैसे संसाधन जो मानवों के द्वारा निर्माण किया जाता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे विद्यालय जो है मानवों के द्वारा निर्माण किया जाता है, यानी विद्यालय, आवास, संचार, परिवहन के साधन इत्यादि, ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संसाधन जो है मानव संसाधन को माना गया है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संसाधन जो है वो मानव है, क्योंकि मानव के द्वारा, अगर मानव है जैसे हम लोग है तभी संसाधन का कोई मतलब अर्थ निकलता है। नहीं तो संसाधन कौन, इसका कोई उपयोग ही नहीं होता तो संसाधन कैसे बनता। इसमें प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार जो इनका जो कथन था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यानी संसाधन अपने आप नहीं बन जाते, संसाधन को बनाया जाता है। यानी मनुष्य अपने तकनीक के द्वारा उसको उपयोग में लाते हैं और उसको मतलब संसाधन बनाते हैं। अब है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है चार आधार पर, संसाधनों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। हम आगे बात करेंगे जैव उत्पत्ति के आधार पर, जैव अजैव सबकी बात मतलब फुल डिफिनेशन इसका बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बता रहे हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और उपयोगिता के आधार पर, यानी उसका उपयोग करने के आधार पर जो है उसको जो बांटा गया है वो भी दो प्रकार के, एक नवीकरणीय यानी पुनः प्रयोग चक्रीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय यानी अचक्रीय संसाधन। तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर यानी किसका स्वामी कौन है, यानी किस पर किसका अधिकार है। तो इसमें चार भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है संसाधन को, व्यक्तिगत निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और चौथा जो है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित या वास्तविक संसाधन और भंडारी संसाधन और संचित कोष संसाधन। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जिसमें जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिसमें जान होती है, यानी जिसमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, वन्यजीव इत्यादि, ये सब जो है जैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब है अजैव संसाधन। तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वे सभी संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं यानी निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टाने, धातुएं इत्यादि, ये सब जो है निर्जीव वस्तुओं से बनी होती है। तो ये सब अजैव संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगी। अब हम अगर आगे बात करें समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, सूर्य किरण इत्यादि, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा जो अनवीकरणीय संसाधन है जो है, तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे समय अंतराल में हुआ है। यानी जो अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो मतलब संसाधन बन पाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी किसान की जमीन हो गई, उसका घर हो गया, उसकी जायदाद हो गई, तो ये सब जो है निजी संसाधन, यानी व्यक्तिगत, ये पर्सनल संसाधन उसका ही है। इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, इस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसको इस पर अधिकार होगा। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्तियों के पास होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम सामुदायिक संसाधन की, तो वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय इत्यादि, इस सभी का उपयोग जो है उस समुदाय के, उस इर्द गिर्द के, उस समाज के जो लोग हैं, उस समाज के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। यानी उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये सब जो है मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय, ये सब जो है मतलब सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम राष्ट्रीय संसाधन की, तो किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र या देश की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, यानी किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र या देश के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी किसी भी देश का या किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के जो अंदर जितने भी संसाधन है वे सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय संसाधन की, तो तट रेखा से 200 मील दूरी पर, यानी जो अगर कोई देश जो होता है, अगर मान लीजिए यहां पर देखिए यह भारत देश है, यह जो है भारत देश है, यहाँ पर श्रीलंका है। अगर समुद्री सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर जो समुद्री सीमा है ये 200 मील दूरी पर है। यानी ये भारत से जो है, यानी भारत से 200 मील पर दूरी पर समुद्री जो सीमा है यहाँ 200 मील, 200 NM, तो ये 200 मील जो है ये समुद्री तट रेखा के बाहर का जो क्षेत्र हो गया, ये समुद्री खुले महासागरीय क्षेत्र, इसमें जो संसाधन होगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के पास में इसका अधिकार होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 मील दूरी पर, तट रेखा से 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, उस पर सिर्फ यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में होती है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है, ये 4 भाग जो है, इस 4 भागों को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगर हम बात करें विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, संचित कोश संसाधन। संभावित संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान राज्य में उपस्थित सौर ऊर्जा, ये राजस्थान क्षेत्र में तो विद्यमान है परंतु इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, इसे हम संभावित संसाधन कहेंगे। अगर बात करें विकसित संसाधन की, तो वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा यानी क्वांटिटी निर्धारित हो चुकी है उसे हम विकसित संसाधन कहेंगे। जैसे झारखंड राज्य में उपलब्ध कोयला, पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल भी, इसकी गुणवत्ता भी पता हो चुकी है और इसकी मात्रा यानी क्वांटिटी भी पता हो चुका है कि कितने दिन तक ये लगभग चलेगा। ये लगभग पेट्रोल की बात की जाए तो 2029 तक लगभग इसके चलने की संभावना, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी।
अब अगर बात करें भंडारी संसाधन की, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। पर्यावरण में उपस्थित वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारी संसाधन कहलाते हैं। अगर हम बात करें संचित कोश संसाधन की, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। यानी ये भविष्य की पूंजी है, इसे भविष्य में उपयोग किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।